देश में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट जैसे ही शुरू हुई, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि कांग्रेस, एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने वंचित बहुजन आघाड़ी से गठबंधन करने के लिए खूब चर्चाएं की, लेकिन परिणाम निकल नहीं पाया और इसका पूरा ठीकरा महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा प्रकाश अंबेडकर पे फोड़ दिया। प्रकाश अंबेडकर इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रकाश अंबेडकर अकोला से 11वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो महाविकास आघाड़ी के नेताओं के दावों में कितना दम है और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए किस तरीके से मोर्चेबंदी महाराष्ट्र में और पूरे देश में कर रहे हैं, यह इनसे जानते हैं। सर, महाविकास आघाड़ी से चर्चाएं बहुत दिन तक चली, लेकिन चुनाव से ठीक पहले घोषणा हुई चुनाव की और वो गठबंधन हो नहीं पाया। आपने भी सीट अनाउंस कर दिया, उनके तरफ से भी जो बयान आया, लेकिन वो 3 पार्टियां थीं, तीनों के नेताओं ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर की वजह से ये गठबंधन हो नहीं पाया। देखिए, तीनों नेता जो है वो इंक्वायरी के नेता है, तिहाड़ जेल के बाहर खड़े हुए, और इसलिए वो अपने बचाव के लिए राजनीति करना चाहते थे और उसमें वो हमको बलि देना चाहते थे कि भी आप 2 ही सीट ले लो और रुक जाओ। अभी फिलहाल वो सीटों का सिलसिला चला है और जो कैंडिडेट कांग्रेस से आए हैं या शिवसेना से आए हैं, उगाटा से, उद्धव ठाकरे से, या कांग्रेस से भी आया हुआ है। मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र की कांग्रेस ने केंद्र की कांग्रेस को ठग दिया है, क्योंकि जिस तरह से उनके उम्मीदवार आए, नागपुर की अगर रामटेक की अगर बात करूं, ये जानते हुए भी कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, तो भी उनको उम्मीदवारी दी, उनको हटा दिया। एक तरीके से उद्धव सेना को एकनाथ शिंदे को वो क्लियर चांसेस देना चाह रहे थे। तो ऐसी कई सीटों का मैं मामला बता सकता हूं कि जहां इन्होंने समझौता किया है। एनसीपी की अगर बात करूं तो बीड की जो सीट है 4 बार हार चुका है, उसको दोबारा वापस दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो भी इनकी मैच फिक्सिंग मुझे दिखाई देती है, ऐसी परिस्थिति है। किसके साथ मैच फिक्सिंग? बीजेपी के साथ में इनकी मैच फिक्सिंग दिखाई देती है, और ये डर के मारे मैच फिक्सिंग किया, ऐसा मुझे लगता है। एकनाथ शिंदे का अभी पब्लिक खुद कह रही है, अखबार भी वहां पर कह रहा है कि उद्धव ठाकरे ने जो कैंडिडेट दिया हुआ है वो वैशाली वैशाली दारोगा रानी करके जो कैंडिडेट दिया हुआ है, वो एकनाथ शिंदे के बेटे से लड़ नहीं सकता है, ऐसी अखबार भी लिख रहा है, वहां का कार्यकर्ता भी कह रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो भी हमको लगता है कि ये मैच फिक्सिंग का मामला था, इसलिए ये डिले कर रहे थे। इसलिए हमको जो है 2 सीट देके हमारा आवाज दबाना चाहते थे, और आज भी जो है वो कांग्रेस के साथ में उनका पूरा रवैया ठीक नहीं है। उनकी लड़ाई आज तक चालू है, जारी है। इसलिए एक परिस्थिति जो दिखाई दी फर्स्ट फेज में जी, वो वंचित और बीजेपी इनमें ही लड़ाई दिखाई दी जी। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो इस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में 3रे नंबर पे चली गई है। शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे और एनसीपी ने मिलकर कांग्रेस को दबा दिया है महाराष्ट्र में। ये बात सही है। कैसे आपको कैसे लगता है? क्यों चर्चा के दौरान भी ये बात क्या सामने आ रही? चर्चा के दौरान भी बात आई थी। कांग्रेस वालों को हमने, सेंट्रल लीडरशिप को भी इस बात की आगाह हम लोग ने की थी कि एनसीपी और उद्धव ठाकरे दोनों मिले हुए, वो आपको दबा देंगे जैसे हमको दबा गए, और वो दिखाई दे रहा सांगली की सीट पर। सांगली की सीट पर पिछले हम और कांग्रेस आपस में लड़े थे, दोनों के पास करीब करीब मिलकर मेरे ख्याल से 8 लाख वोट है जी। एक तो हमको जाने चाहिए थे, कांग्रेस को जाने चाहिए थे, शिवसेना का वहां पर कोई नहीं, लेकिन एनसीपी ने वो सीट जो है वो शिवसेना को दी और कांग्रेस से वो सीट छीन ली। कहीं ना कहीं तो भी मनमुटाव काफी बड़े पैमाने पर हुआ है, और इसलिए आघाड़ी में बिगाड़ है, ऐसा मैं कहता हूं। मतलब ये, और बीजेपी का भी जो आघाड़ी है
उसमें सही ढंग से कुछ चल रहा ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है। वहाँ भी एक दूसरे के खिलाफ मन मिटाव है, एक तरीके से प्रचार नहीं कर रहे हैं जी। इसलिए दोनों की लड़ाई का फायदा हमको हो रहा है, ऐसा मैं सीधे सीधे कहूँ। जब चर्चा चल रही थी तो आपने एक बार ये भी कहा कि हमें लिखित में चाहिए कि चुनाव खत्म होने के बाद परिणाम लिखित में कि आप लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार। मैंने यही कहा था कि सेक्युलर वोटों से हम लोग जीतना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने ये कहा कि सेक्युलर वोटरों को हम लोग ये आश्वासित करें कि हम आपके वोटों पे जीत के आएंगे। जितने दिन तक सदन रहेगा उतने दिन तक हम बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। मैंने कहा ये वोटरों को आश्वासित है। तो ये आपको शक है कि वो लोग बीजेपी के साथ चले जाएंगे परिणाम आने के बाद? फिलहाल मैं ये कहूंगा कि बीजेपी अब नहीं आ रही, इसलिए अब उन्होंने अपना रास्ता तय करना चाहिए। अगर बीजेपी आती है तो उसके साथ में ये जाएंगे जितना जरूर होना चाहिए। वो तो बीजेपी, आप भी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो लोग भी लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी दोनों में अंतर है जी। वो इंक्वायरी के नीचे, हम बिना इंक्वायरी के नीचे। अच्छा। तो हम जो बात हम लोग कह सकते हैं वो नहीं कह सकते। वो मतलब टारगेट जो है वो उद्धव ठाकरे को किया था, ये बात सही है। अब जब उद्धव ठाकरे को मौका मिला है बीजेपी को टारगेट करने का, तो वो टारगेट कर ही नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। वो तो अभी भी खोखे की ही बात कर रहे हैं, धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं। मतलब एक नाथ शिंदे को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि भैया जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो जानकारी मिली है उसमें वसूली का जो मामला है, ईडी की इंक्वायरी आई, वसूली आई, ईडी की इंक्वायरी हो गई, वसूली हो गई। तो ये वसूली का राज है, ये कहने के लिए भी डर रही है। तो इनमें कोई हिम्मत नहीं है बीजेपी से लड़ने के लिए, और इसलिए मैंने जैसे कहा कि इनका कई सीटों पर मैच फिक्सिंग हो चुका है। पूर्व में जो इतिहास रहा है, एनसीपी ने जिस तरीके से पहले बीजेपी का समर्थन किया, अजीत पवार जब साथ में गए हैं बीजेपी के तो कई बार बोलते हैं कि शरद पवार को इस बात का इल्म था, उनका ग्रीन सिग्नल था। शिवसेना, उद्धव ठाकरे तो बीजेपी के साथ कई सालों तक गठबंधन रहे। ये आपके दिमाग में ये चल रहा था क्या कि ये फिर से हो सकता है, ये फिर से जा सकते हैं? जानकारी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि बिन बुलाए मेहमान 2014 में एनसीपी हो गई समर्थन देने में, और उद्धव ठाकरे का जो है वो मेरे ख्याल से उनके पिताजी के साथ बीजेपी का संबंध था, दोनों का मन बेटा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं तो भी ठाकरे फैमिली इंक्वायरी में आ चुकी है, दायरे में आ चुकी है। और केसरकर जो है एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्हें तो आरोप लगा है कि इनके परिवार में से कोई ना कोई तो भी अमित शाह को हमेशा मिलते रहता है। जी, वो उनके तरफ से कहना था कि आपको 6 सीटें दी गई हैं, आप कह रहे हैं कि 2 ही सीटें दी गई। हमको तो लेकिन 2 ही सीटें, तो वही 2 ही सीटें हम कह रहे, पब्लिकली जो कह रहे हैं उसको थोड़ी है। और आज हम लोग कह रहे हैं कि बुल्ढाना की सीट पे ले लो, उनका उम्मीदवार तीसरे नंबर पर है। लड़ाई एक नाथ शिंदे और वंचित बहुजन आघाड़ी में है। ये महाविकास आघाड़ी में कौन सी ऐसी पार्टी थी जो लग रहा था कि बात बनने नहीं देना चाहती है वंचित के साथ? तो सभी को मतलब इलेक्शन के पहले या ये दौर शुरुआत होने के पहले हर किसी को ये लग रहा था कि बीजेपी दोबारा चुन के आएगी जी। और हम इनको लगातार समझा रहे थे कि भैया बीजेपी आ नहीं रही है जी। इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आता रहेगा वैसे वैसे लोग खुलेंगे और इनके खिलाफ जाएंगे। फर्स्ट फेज में आपने देख लिया कि परसेंटेज ऑफ पोलिंग कम हो चुका है जी। ये जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग कम हो चुका है, जिन्होंने अपना मन बना लिया था कि मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति है, बदलाव लाएंगे और कुछ नया करके दिखाएंगे, तो 10 सालों में जो है उनकी उम्मीदों पर पानी फेर गया, इसलिए वो वोटिंग को नहीं जाएंगे। मैं ये बता रहा था इसलिए, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। हकीकत वही हुई कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। संजय राउत को लेके आप लोगों ने बड़े तीखे हमले किए, आप लोगों ने एक ट्वीट भी किया, आपने भी वो ट्वीट किया जहां खंजर
पीठ में घोंपने का की वो तस्वीर थी। सही है, मतलब एक ऐसा है कि उद्धव ठाकरे को जो है अपना सही चर्चा में किसको लाना चाहिए किसको नहीं लाना चाहिए उसकी जानकारी नहीं है। हम लोग पहले से जो सुभाष देसाई से बात करते थे और सुभाष देसाई से बात करते समय सभी ठीक था जी। लेकिन जैसे ही सुभाष देसाई को निकाल के संजय राउत को ले आए तो हमारी तरफ से जो चर्चा कर रहे थे उनका यही रिपोर्ट आया कि भरोसा मत रखिए कि जैसे पहले था वैसे होगा। इसमें कहीं ना कहीं तो भी कोई ना कोई तो भी किसी न किसी के लिए ऑपरेट हो रहा, ये हम लोग की पहले रिपोर्ट थी। तो हमारी मतलब नहीं, वो जो गठबंधन में चर्चा चल जी 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 तो गठबंधन की चर्चा के अंदर जो हम लोग को रिपोर्ट आई वहां से अगले जो प्रतिनिधि थे बोले पता नहीं कौन किसके लिए ऑपरेट कर रहा है और कौन क्या मांग कर रहा है। संजय राउत की वजह से बात बिगड़ी, ऐसा लगता है आपको? तो मुझे संजय राउत जी का अकेला नहीं है, कई लोग उसमें आए हुए हैं, अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग आए उनकी तरफ से। और जो सुभाष देसाई के साथ में बातचीत चल रही थी और जो ट्रैक पे था वो डिरेल होते समय हमको दिखाई दे रहा है। महाविकास आघाड़ी कितनी सीटें जीतेगी महाराष्ट्र में? जो जिस तरीके से आपको दिख रहा है, आप कह रहे हैं कि आपस में ही ये लोग लड़ाई अभी कुछ कहना अभी नहीं करूंगा, लेकिन लास्ट डे ऑफ पोलिंग जब होगा तब मैं बताऊंगा कि कितनी सीटें हम लोग जीतेंगे, कितनी सीटें महाविकास आघाड़ी। बीजेपी की अगर बात करें, महाराष्ट्र में बात करें, देश में बात करें, तो आपको क्या स्थिति लगती है? बीजेपी कॉन्फिडेंट है, कह रही है कि 400 पार का आंकड़ा जो है वो इस बार टच करेगी। फिलहाल की परिस्थिति में 150 भी अगर उन्होंने पहुंच गए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्यों ऐसा, क्यों आपको लगता है ऐसा? देखिए, एक बात को मैं जो इस बात पर मैं ये आधार रख रहा था जिसका जवाब उन्होंने 4 महीने पहले राज्यसभा में दिया। जी। 17 लाख हिंदू फैमिलीज 2014 से लेके जवाब आने तक नागरिकता छोड़ के बाहर चली गई। ये सभी हिंदू हैं। इनकी अगर फाइनेंशियल स्टेटस अगर देखें तो ये कोई भी 50 करोड़ के नीचे नहीं था। तो ये एक अंडर करंट, मैं इनसे कह रहा था कि दिस इज अंडर करंट। ये इलेक्शन जैसे बाहर आएगा वैसे वो बाहर आएगा। 17 लाख फैमिलीज अब पकड़ लीजिए कि करीब करीब 1 करोड़ के आसपास परिवार के लोग हैं। मैं कहा उनके रिश्तेदारों की क्या रिएक्शन है, वो भी डर में है। अब वो जब डर है तो मैंने कहा वो रिएक्ट करना शुरुआत करेंगे जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा। और वही दिखा दे रहा है कि अभी ऑल ऑफ अ सडन बीजेपी का ग्राफ नीचे गिर चुका है। तो बीजेपी का कौन पर्याय बन रहा है देश में, जो इंडिया अलायंस मेरे ख्याल से ये जो बातें चलती है ना पर्याय की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो जीत के जाता है वही पर्याय है, वही अपना प्राइम मिनिस्टर चुनेगा। नंबर्स तो चाहिए सर। ये जो प्रेसिडेंट की बात होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की इंट्रोडक्शन की बात होती है, वो गलत है। पार्लियामेंट में जिसकी मेजॉरिटी होगी, मतलब जो गठबंधन की मेजॉरिटी होगी, प्री पोल अलायंस की मेजॉरिटी होगी या आफ्टर पोल अलायंस की मेजॉरिटी होगी, वही सरकार यहां पर चलाएंगे। कांग्रेस की स्थिति क्या दिखती है आपको देश में? मैंने जैसे कहा कि अभी नहीं कुछ कमेंट करूंगा। अच्छा, अगर अकोला की बात कर लें सर, तो आप यहां से 11वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और आपके सामने इस बार कांग्रेस से अभय पाटिल हैं, बीजेपी से संजय धोत्रे के बेटे हैं। ऐसा लग रहा है, मैं कल आपकी जो प्रचार सभा थी उसमें भी था मैं, तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस पे ही ज्यादा अटैक है। जो वक्ता आ रहे थे मंच पर या आपका भी भाषण का जो बड़ा हिस्सा था वो कांग्रेस को ज्यादा टारगेट कर रहा है। तो आप लोगों की लड़ाई बीजेपी से थी, ये घूम के आपसी लड़ाई बनती हुई दिख रही है? देखिए, यहाँ की सिचुएशन अलग सिचुएशन है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का यहाँ का गठबंधन 1985 से। बीजेपी और
कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो 1985 से। पर्दे के पीछे? पर्दे 85 में तो पर्दे के सामने था, 85 के बाद जो है पर्दे के पीछे से। क्योंकि पहली बार जब यहाँ पे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में जब मैं यहाँ से लड़ रहा था जी। तो मुझे हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी का समझौता हुआ वहाँ पर। बीजेपी ने जो है वो अपने वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किए और बाद में जो है जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस ने अपने वोट बीजेपी को ट्रांसफर किए। 2 बार में उसको छेद करके मैं जीत के आया हूँ यहाँ पर। इस बार जो है वो इस परिस्थिति को देखते हुए कि वापस दोबारा ये रणनीति वैसे ही करेंगे और अभी भी जो है मेरे ख्याल से कुछ दिनों के लिए कांग्रेस चलेगी। 22 तारीख तक कांग्रेस चलेगी। 22 तारीख के बाद कांग्रेस ही बीजेपी को चलाएंगे। इसी को एक कांग्रेस का दरोगा जो है वो हम लोगों के साथ है इस बार और एक दरोगा जो है वो बीजेपी के साथ है। ये MIM ने आपको समर्थन दिया है, उससे कितना फर्क पड़ता है? क्या इससे इलेक्शन फिर से पोलराइज हो जाएगा? ऐसा नहीं लगता आपको? पोलराइज नहीं होगा। यहाँ पर पोलराइज होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओबीसी और मराठों का जो आंदोलन चला उसको हमने संभालने का काम किया। महाराष्ट्र भर में झगड़े न हो इसके लिए देखा है। इसलिए जिस तरह से पहले वो पोलराइजेशन करते थे वैसे पोलराइजेशन अब नहीं होगा। इनफैक्ट अभी जो है वो सिचुएशन वंचित के फेवर में काफ़ी है। कांग्रेस के कैंडिडेट से बात कर रहा था, जैसे मैंने उनको कहा कि MIM ने समर्थन दिया है आपको, तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मुस्लिम वोट्स जो है आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और वो जिसके पास आएगा वो बाजी मार जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है क्या? ऐसा है कि कांग्रेस का हमेशा ये रवैया रहा है कि वो मुस्लिम वोट ब्लॉक करे और बीजेपी का रास्ता साफ करे। इस बार जो है वो हमने होने नहीं दिया। इसलिए न्यूट्रलिटी मुसलमानों की जो है वो अब तक बरकरार है, ऐसा मैं मानता हूं। आपने कांग्रेस को कई सीटों पर समर्थन दिया है, एनसीपी को भी किसी सीट पर समर्थन दिया है, तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर कुछ सीटों पर समर्थन दे रहे थे तो पूरे महाराष्ट्र में ही समर्थन देके एक साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ लिया? देखिए, हम लोग की लड़ाई वंचित की लड़ाई है। कांग्रेस हो, एनसीपी हो या उद्धव ठाकरे, हमने इनसे पहले कहा कि जरांगे पार्टी भी एक फैक्टर है जी राजनीति का। हम लोग इसको पहला स्वीकार जी, लेकिन वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, हम लोग जानते कि वो क्यों नहीं स्वीकार कर रहे, क्योंकि उनका परिवारवाद चल रहा है सत्ता का, और वो सत्ता के परिवारवाद में वो किसी को अंदर नहीं आना देना चाहते। एनसीपी और शिवसेना की बात कर, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार का ग्रुप दिखाने के लिए अपने नेता है, लेकिन इनका असली डिसीजन जो है ये 169 महाराष्ट्र की फैमिलीज है कि जिनका 5 जनों का एक गुट है। वो गुट जो डिसाइड करता है इन पार्टियों को फॉलो करना है, और उसी को जो है वो पहली बार पवार थे इन 80s, जिसने अन्नाराव पाटिल थे, पहले उन्होंने क्रैक करने की कोशिश की। उसके बाद में मराठा महासंघ के पवार थे, उन्होंने क्रैक करने की कोशिश की। फिर छावा वगैरह कई संगठन आए कि जिन्होंने क्रैक कर, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। पहली बार अगर सक्सेस कोई हो रहा है वो जरांगे पाटिल हो रहा है कि इन फैमिली रूल को वो चैलेंज कर रहा है। उसने चैलेंज पेश किया है और वो ये कह रहता है कि मैं गरीब मराठा को मैं सत्ता में जाऊँ। तो वो माने नहीं वो आपको? इन पार्टियों को परिवार कंट्रोल कर रहा है। परिवार नहीं चाह, ये जो परिवार जो है
169 परिवार जो है वो ये नहीं चाहते कि और सत्ता में भागीदारी हो, सत्ता अपने पास ही रहे। तो आपसे बातचीत क्या दिखावे के लिए चल रही थी? सिर्फ दिखावे के लिए बातचीत को लास्ट दिखावे के लिए भी बातचीत चल रही थी और मुझे अडॉप्ट करने की कोशिश वहां पर हो रही थी, मुझे हजम करने की कोशिश हो रही थी। समझे नहीं। इसको अगर खत्म करवा दिए तो जरांगे पाटिल से हम लोग लड़ सकते हैं। आज ऐसा है कि ना वो उससे लड़ सकते ना मुझसे लड़ सकते। एक भी बात आपकी मानी क्या उन्होंने? आपने तो बहुत सारे प्रपोजल्स दिए, लेकिन कोई बात नहीं मानी होता, एक भी बात क्योंकि नहीं। अगर एक भी बात मानते तो ये जो परिवारवाद है वो खत्म होता। जी, अगर हम राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात करें तो आपको क्या लगता है दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? देश के लिए कौन बेहतर हो सकता है? आप दोनों तक क्यों सीमित हैं? और लोग हैं तो अच्छे हैं, आप बताएं सर। पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कोई अच्छा है कोई गलत है। अकोला में सर जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उन पे आरोप लग रहा है कि पूर्व में संघ से उनका रिश्ता था, और ये भी कहा जा रहा है, आपके द्वारा भी कहा गया कि मैं इंडिविजुअल किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूं। ये बात मुसलमानों ने निकाली और मुसलमान ही इसी को प्रचार कर रहे हैं। जी, मंच से कल हमने आपका जो प्रचार सभा थी उसमें मंच से हमने देखा कि लोगों ने बाबरी मस्जिद का भी जिक्र किया, मुसलमानों आप वोट मत बांटो इसका भी जिक्र किया। तो ये आपको लगता है कि ये ध्रुवीकरण की तरफ फिर इलेक्शन मुड़ जाएगा अगर इस तरीके से बातें होती रही? वो मुसलमानों की मीटिंग थी और मुस्लिम कार्यकर्ता अपने ही वोटर को बता रहा था कि वोट करते समय क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना। मेरे ख्याल से उससे कोई पोलराइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी और मराठा इनमें भी अब अंतर आ चुका है काफी आरक्षण को लेकर। ओबीसी का एक धरा 80% धरा जो है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ और वो हमारी तरफ झुका हुआ। महाराष्ट्र का लार्जर पिक्चर क्या देखते हैं, मतलब इस इलेक्शन में वंचित, महायुति, महाविकास आघाड़ी? मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता हूं, इसलिए क्योंकि कोई बिलीव नहीं करता उसे, क्योंकि यह सबसे बड़ी कमी जो है वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की कमी है जी। और इसलिए मैंने जैसे कहा कि जरांगे एक फैक्टर है, मराठों में 30% को वो असर कर रहा है आज। दूसरा जो है ओबीसी का फैक्टर है कि जिनकी 6 महीने पहले 4 महीने पहले मराठों के साथ तू महीने हो चुकी है, उनके नेताओं के अगर हम लोग तकरीर ये सुने तो वो ये कह रहे कि ये इस बार वोट करना है तो आरक्षणवादियों को ही वोट करना है, अपने को ही वोट करना है। तो ये जो अंडर करंट जो है वो अंडर करंट्स लोग ध्यान नहीं देते हुए एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड में वर्क कर रहे हैं तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये फैक्टर्स है जो ऑपरेट हो रहे हैं। जब चर्चा चल रही थी सर, तो क्या शरद पवार, उद्धव ठाकरे इनसे सीधे बातचीत, खड़गे जी से सीधे बातचीत हुई? खड़गे जी से नहीं सीधे बातचीत हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार से सीधे बात हुई। तो ये आपकी मांगों को लेकर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स? कोई पॉजिटिव, उनको ये लग रहा था कि हमने जो मुर्गी पकाई है वो दोनों खाना चाहते थे बिना बांटे। जैसे क्या? तो हमने कहा भी हम मुर्गी हमने पकाई है, मिल के खाएंगे, तुमको अकेले नहीं खाने देंगे। मुर्गी क्या सर, क्या पकाया? अगर सरल शब्दों में बताएं जनता। ये कहा ना कि 7 जून को हमने जो मुर्गी पकाई थी उसका रिजल्ट आपको दिखेगा, तो आपको सब रूप से बचना होगा। अकोला में इस बार कितने वोटों से जीतेंगे आप? वो पता नहीं, वोटर बताएगा मुझे किसी वोट से जिता रहे या हरा रहे, वो वोटर ही बताएगा। महाराष्ट्र में कितनी सीटें आएगी वंचित को? तो मैंने वही कहा कि मैं भी कुछ कहना नहीं चाहता उस पर, लेकिन खाता जरूर खोलेंगे, इतना मैं कह रहा हूँ। महाविकास आघाड़ी या महायुति, दोनों में से क्या लगता है महाराष्ट्र को आगे कौन लीड करने वाला है? किसके हाथ में महाराष्ट्र का फ्यूचर रहेगा? मैंने कहा कि अभी मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं कि कौन आगे है कौन पीछे है। 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। देश की क्या स्थिति देखते हैं?
इंडिया अलायंस और अगर हम आपने जैसे कहा कि 150 सीटें बीजेपी नहीं जीती, बीजेपी 150 से 170 सीटों के बीच में रहेगी, उसके ऊपर नहीं आएगी। मतलब चुनाव हार रही बीजेपी हार रही है, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी आएगी, ये बात सही है। कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी सर? सीटें ज्यादा आएगी, पिछले बार तो 40s में सिमट गए थे वो। इसलिए मैं कह रहा हूं उनकी सीटें ज्यादा आएगी। हो सकता है कि रीजनल पार्टी जो है बड़ा रोल प्ले करे, ऐसी एक परिस्थिति उभर रही है, और वो मैं मानता हूं कि इस दौर में देश के लिए अच्छा है। आखिरी सवाल यही रहेगा सर कि आपने जैसा कहा कि किस वजह से बात नहीं बनी, उसमें एक बड़ा तथ्य निकल के सामने आया कि आपको ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद अगर बीजेपी पावर में आई तो शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। मैं ये कहूंगा अगर बीजेपी आई तो ये दोनों जाएंगे बीजेपी के साथ। क्यों? लेकिन हम परिस्थिति ये बना रहे कि वो 170 के ऊपर ना जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रकाश अम्बेडकर थे जो बता रहे थे कि आखिर महाविकास आघाड़ी में गठबंधन, वंचित के साथ गठबंधन नहीं हो पाया तो उसके पीछे वजह क्या थी। प्रकाश अम्बेडकर के मुताबिक इनकी एक भी मांग जो है वो नहीं मानी गई। जितनी सीटें मांग रहे थे उस पर तो विचार नहीं किया गया, इन्हें सिर्फ 2 सीटें दी जा रही थी। और एक बड़ी वजह थी बीजेपी के बारे में प्रकाश अम्बेडकर का कहना है कि 400 पार की जो बात बीजेपी कर रही है वो धरातल पर नजर नहीं आ रही और 150 से 170 के बीच में बीजेपी सिमट जाएगी। वहीं अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, अपने परिवार को बचाने के लिए बीजेपी के साथ जा सकते हैं। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, अकोला।